हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर क्वाड्रेचर। तो रेक्टिफिकेशन के बारे में हमने कर लिया था। तो रेक्टिफिकेशन में हमने तीन फॉर्म्स की थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जब आपको दिया हो, या फिर पोलर फॉर्म दी हो, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, ये तीन फॉर्म में हमने रेक्टिफिकेशन करना सीखा था। कर्व का आपको लिमिट्स दी जाती थी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट के लिए मैंने आपको करवाए थे फॉर्मूले। ठीक है जी। तो सिमिलरली हम बात करेंगे क्वाड्रेचर। तो जिस तरह से रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको एक आर्क दी जाती है किसी भी कर्व की, और उस आर्क की लेंथ निकालने के लिए बोला जाता है, उसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते थे। वैसे ही जो क्वाड्रेचर है उसका मीनिंग होता है एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व। आपको कोई कर्व दिया जाएगा और वहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जरूर दिया जाएगा। उन दोनों के बीच में उस कर्व ने जो एरिया इनक्लोज किया होगा उसका एरिया निकालना, या फिर एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। आपको दो कर्व्स दिए जाएंगे, उनके बीच में कोई एरिया इनक्लोज हो रहा हो, उसको फाइंड आउट करना। मींस यहाँ पे सारा काम जो क्वाड्रेचर का मीनिंग क्या है, एरिया फाइंड आउट करने से है। ठीक है जी। जैसे मान लो आपको एक कर्व दिया जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, इन दोनों के बीच में ये जो कर्व है इसने कितना एरिया इनक्लोज किया हुआ है, ये वाला। ठीक है। इस एरिया को फाइंड आउट करने को हम क्वाड्रेचर कहते हैं। जैसे हमने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो वहां से जब बेसिक करवाए थे मैंने कि एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जो करते थे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ए टू बी, मींस डेफिनेट इंटीग्रल हमने वहां पे किया था। तो वैसा ही है ये। तो क्वाड्रेचर था वो भी, वहां हम किसी न किसी कर्व का दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया अंडर क्लोज था वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है जी। एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मीनिंग क्या है? मान लो दो कर्व थे, पहला कर्व यहां से निकल रहा था, दूसरा ये हो गया। इसको हम y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y2 ये अनदर फंक्शन है g ऑफ x। ठीक है। तो यहां से इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इन पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये x इज इक्वल टू ए है, यहाँ x इज इक्वल टू बी है, तो ये जो बीच वाला रीजन है इसको फाइंड आउट करना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम काम यही करेंगे, एरिया अंडर दी कर्व। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो मेरे को एरिया पूरा चाहिए कंप्लीट, ये अगर मैं इस एरिया की बात करूं, y1 वाला जो कर्व है इसके एरिया अंडर दी कर्व जो आ रहा है वो ये सारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है जी। और जहां मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं, ये वाला क्रॉस वाला जो एरिया नजर आ रहा है आपको, वो एरिया अंडर दी कर्व है y2। ये जो कंप्लीट है y1 के नीचे, ये सारा क्या है, आपका एरिया अंडर दी कर्व y1 है, और जो क्रॉस वाला है वो एरिया अंडर दी y2 है। मेरे को जो रिक्वायरमेंट एरिया वो ये टेडी लाइंस में है, इतना इतना रीजन है। तो इस रीजन को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे रीजन में से ये अगर नीचे वाला, मींस ये जो पूरा एरिया था यहां से यहां तक, इसमें से अगर ये इतने पोर्शन वाला, ये पोर्शन वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये एरिया बच जाएगा। तो यहां पे हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने एरिया अंडर दी कर्व y1 निकाला और एरिया अंडर दी कर्व y2 निकाला। एरिया अंडर दी y1 में से एरिया अंडर दी y2 कर दिया तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एरिया अंडर दी कर्व है, मेन सारा जो काम है वो आपका एरिया अंडर दी कर्व का है, तो वो कैसे फाइंड आउट हमें करना है। तो ये आपका पहले तो मीनिंग था क्वाड्रेचर का, कई बार डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम, जिस तरह से हमने रेक्टिफिकेशन की कैटेगरीज बना ली थी कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया जा रहा है कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स या फिर x इज इक्वल टू एफ वाई, तो वहां से तो फर्स्ट केस है जब आपको कर्व दिया जाए y इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है जी। तो इस केस में जो एरिया निकल के आएगा वो x1 से, मान लो x आपको a से स्टार्ट हो रहा है, b तक जा रहा है, y ऑफ dx।
ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो जो भी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ये कैसे आया वो आप स्ट्रिप से समझ सकते हो कि ये एरिया हमारा रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पूरा टोटल एरिया होता है इसको वर्टिकल स्ट्रिप से कवर करते हैं। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसकी हाइट आपको ये कर्व जो वाई है वो ये बताएगा, वेरी कर रही है ये हाइट, तो ये वेरी कर रही है किसकी वजह से कर रही है, वाई। ठीक है, और ये जो स्मॉल लेंथ है ये इसको हम dx मान लेते हैं। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसके एरिया की बात की जाए तो वाई dx आता है, और ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसको हम जोड़ने के लिए छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे इन सबको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होगा, और इंटीग्रेशन आपका a से स्टार्ट होकर b तक जाएगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी आपका आ जाता है। ठीक है जी, तो जब आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दे दिया जाए और x की लिमिट्स दे दी जाए a टू b, तो आप क्या करोगे, उस एफ एक्स का a से b तक इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में जब y इज इक्वल टू एफ एक्स था, यहीं पे आपको अगर x फंक्शन ऑफ y दिया जाए तो आपको यहां से लिमिट चाहिए होगी y की, y a टू b। इस प्रोसेस में यहां जो लिमिट है इंटीग्रेशन में वो y की आ जाएंगी, और यहां इंटीग्रेशन जो होगा वो x dy हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड था। इसी के अंदर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर इसको आप a टाइप मान लो, इसको आप b टाइप मान लो, क्योंकि कैटेगरी जो है वो कौन सी है, कार्टेशियन वाली है। ये काम हम किस पे कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो कार्टेशियन फॉर्म से दो फॉर्मूले बनते हैं, इन दी वाई इन दी फॉर्म ऑफ एक्स, या फिर एक्स फॉर्म ऑफ वाई, ये चीज। ठीक है जी, और ये जो लिमिट है ये कई बार हमें अपनी तरफ से भी निकालनी पड़ सकती है, या फिर आपको गिवन भी हो सकती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, ये आपका यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वाड्रेचर का क्वेश्चन था कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला y square is equal to 4ax and its lattice rectum। और दे रखा है ये lattice rectum क्या है, x इज इक्वल टू a। ठीक है जी, तो पहले ग्राफिकली इसका समझते हैं। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से आपको x की वैल्यू पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, अगर आप y की वैल्यूज निकाल सकते हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों केस में आप काम चला लोगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड आपकी पॉजिटिव है तो x जो राइट साइड है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, a भी पॉजिटिव और x को भी पॉजिटिव, मींस इसका जो रीजन आएगा वो आपका राइट साइड आने वाला है x एक्सिस के, तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने a जो था फोकस निकालने के लिए मैंने आपको कहा था ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा हो तो यहाँ पे जो लेटेस्ट सेक्टम उसकी लेंथ है ये जो 4a लगा होता है ये होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ। ठीक है, 4a, और यहाँ पे जो a लगा होगा जो कुछ भी, जैसे मान लो आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे दिया जाता, तो ये जो 8 है x के साथ लगा हुआ है तो ये आपकी लेंथ है ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और यहाँ पे a निकालना हो तो आप 4a की जगह क्या रखोगे 8 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये ध्यान रखना। और a मैंने आपको बताया था कि पहले आप वर्टेक्स निकाल लो, तो वर्टेक्स यहां देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो 0 0 पे आपका ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स से अंदर की तरफ a डिस्टेंस पे, अब a क्या है, a तो a ही दिया हुआ है, तो a डिस्टेंस पे जो है वहां से वर्टिकल लाइन होती है, एक वर्टिकल कोड होती है जो एक्सिस है इसकी
उसको और फोकस से निकलती होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होने से काम नहीं चलेगा कि एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है साथ में फोकस से निकलती है, तब इसको हम जाके लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो लेटस रेक्टम और कुछ नहीं होता, कोड होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ है, ये है x इक्वल टू ए। तो इसने बोला था ये जो पैराबोला है आपका ये, और x इक्वल टू ए जो आपका लेटस रेक्टम है, तो ये लाइन है एक तरह से, लेकिन ये लाइन सेगमेंट है, ये लेटस रेक्टम होता है। ठीक है, तो ये एरिया इसका क्या है, एरिया इंक्लूड ये हुआ, तो इस एरिया की डिमांड आपसे की जा रही है। ठीक है, तो अगर आप सिमेट्री की बात करो तो जितना आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है उतना ही नीचे बना हुआ है, तो अगर हम ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा, डबल कर देंगे हम ड्यू टू सिमेट्री। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर ऊपर वाले कर्व की बात करें तो जो ये एरिया है, ये एरिया ये कैसे निकलेगा, यहाँ आपका एक्स जो है वो कहां से कहां जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है। ठीक है जी, x की वैल्यू कहां से जा रही है, 0 टू a, इन दोनों के बीच में ये पोर्शन है, और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, अब y की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स आएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले y की बात करूं तो इसके दो पोर्शन है, जो प्लस वाला पार्ट है वो ऊपर वाला y है, जो माइनस वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है। ठीक है जी, तो हम ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं 0 टू a से, तो यहां से हम क्या कहेंगे, y की पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे तो 2 बाहर आएगा और रूट a भी बाहर आ जाएगा, अंदर जो है वो आपका रूट x बच जाएगा और साथ में dx आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। जब आपका y इन द फॉर्म ऑफ x हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, y का इंटीग्रेशन कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहां से y की वैल्यू निकाली, पुट की और विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, और लिमिट आप इस रीजन में देख सकते हो x 0 से a जा रहा है, तो ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन रह जाएगा। तो 2 रूट a और लिमिट आपकी 0 टू a जाएगी, और x की पावर 3/2 और नीचे भी डिवाइड कर देते हो 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो ना हो तो आपने ये फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेने हैं। पावर में एक ऐड हो जाता है, उसी को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया था। पावर आपकी हाफ है तो 3/2, फिर नीचे 3/2 करोगे 2 ऊपर चलाएगा। ठीक है जी, ये 2/3 बाहर निकालोगे तो 4 रूट a/3, और x की वैल्यू अपर लिमिट डालोगे तभी काम होने वाला है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4/3, यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2 है, a की पावर 2 आ जाएगी, तो 4/3 a स्क्वायर। ये आपका जो पार्ट आया है ये ऊपर वाले का आया है, इधर इधर इतना इतना इतने इतने पार्ट की बात करोगे तो वो क्या आ गया 4/3 a स्क्वायर। लेकिन हमें पूरे की बात कर दी जा रही थी कि पैराबोला और इसके बीच में जो एरिया है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा 2 टाइम होके तो 8/3 a स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें मेन ये है कि आपको थोड़ा कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो आपको दी नहीं जाएगी डायरेक्टली। फॉर्मूले में तो हम लिख देते हैं कि x इक्वल टू a टू b, लेकिन वो वहां से जब x की वैल्यू निकालते हो वो आपको थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आया हुआ है, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोलास y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो यहाँ पे ये दोनों दोनों जो पैराबोला दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड है, तो ये बोल रहा है कि इन पैराबोलास के बीच में जो एरिया बाउंड हो रखा है ना उसको आप फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात करूं तो स्टैंडर्ड है, वैसे ही देख सकते हो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जो पहला पैराबोला बनेगा वो आपका x एक्सिस से राइट साइड में बनेगा, ये आपका क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सिमिलरली इसमें बात करोगे तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा, y को पॉजिटिव यानी कि ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है
तो अब यहाँ पे माइनस लग जाता तो नीचे की तरफ आ जाता, वैसे ही अगर यहाँ पे माइनस लग जाता तो इस साइड आ जाता। ठीक है जी। तो ये आपकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, 2 इसमें 2 इसमें। ठीक है। और ये अब आपका ऊपर वाला जो है दूसरा वो क्या बन जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे जा रहा है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन की हमें डिमांड की जा रही है। तो ये अभी हमने कहा था कि जो क्वाड्रेचर होता है वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व हो सकता है या फिर एरिया बिटवीन इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स भी हो सकता है। तो ये एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स वाला केस आ गया। ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। हम डबल इंटीग्रेट कर चुके हैं, डबल इंटीग्रेशन वाला काम। तो डबल इंटीग्रेशन के थ्रू करना हो तो वहां से भी आप कर सकते हो इसको, और अगर हमें यहां से करना हो एरिया अंडर द कर्व वाले से तो भी कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको आप y1 मान लो और ये जो कर्व है इसको आप y2 मान लो। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एरिया अंडर द कर्व, इसको अगर आप यहां एक बार मैं इसको हटा देता हूं, तो एरिया अंडर द कर्व जो है इसके बीच बीच में यहां तक अगर मैं इधर तक ये पॉइंट निकाल लेंगे हम, 2 कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो पहले। तो सबसे पहले ये पॉइंट तो हमें पता है 0 0 है, ये पॉइंट पता चल जाए तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, यहां से एक्स स्क्वेयर दे रखा है 4ay, तो इसमें वाई स्क्वेयर है तो दूसरे में भी आप वाई स्क्वेयर बना लो, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फिर आप क्या कर सकते हो, वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो। 16a स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की वैल्यू है 4ax, 4ax, तो ये क्या आ गया, x की पावर 3, ये आ गया 64a क्यूब x। अब x से x कैंसल, एक से ये x क्यूब बन जाएगा, ये 64a क्यूब आ जाएगा। तो यहां से आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी, 4a, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a। तो यहां पे इतना तो पता है, ये जो पॉइंट आएगा ये 4a आएगा इधर x वाला। तो y वाला और चेक कर लो, अगर x 4a है तो दोनों में से जिस मर्जी में x की वैल्यू डाल दो आपको y मिल जाएगा। तो अगर मैं वाई स्क्वेयर में यहां x की वैल्यू डाल दूं तो 4a इंटू 4a, तो ये आ गया 16a स्क्वेयर। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्लस माइनस 4a आ जाएगा, प्लस माइनस 4a। तो प्लस ऊपर की तरफ है तो ये पॉइंट 4a है, ये नीचे भी इंटरसेक्ट करने वाला है। तो ये जो पॉइंट अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका पॉइंट है, नीचे तो ये करेगा नहीं, हाँ नीचे तो अगर नीचे की बात की जाए इसका ये -4a नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें तो बस यहां तक चाहिए था, ऊपर ऊपर वाला पॉइंट चाहिए था। तो ये अब आपको पता चल गया कि यहां से अब अगर मैं y1 के अंडर जो एरिया है उसमें से y2 के जो अंडर एरिया है, मींस पूरे में से मैं ये इधर इधर वाला हटा दूं, क्योंकि अगर इस लाइन को अगर आप हटाओगे तो ये पूरा रीजन यहां आएगा, ये y1 के अंडर। अगर मैं अब इसको देखूं, ये जो एरिया है ये आपका y2 के अंडर है, तो मैं पूरे में से जो y1 के अंडर था उसमें से ये हटा दूं तो आपका ये आ जाएगा। तो एक तरीका ये है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम कि हम इंटीग्रेशन करेंगे y1 का यूज करके dx, और x की वैल्यू आपकी जाएगी 0 से 4a, 0 से 4a, इसमें से हम हटा देंगे 0 से 4a करके ही, और अब की बार वही dx, y2 dx ये कर सकते हो। तो ये जो ये है वो रिक्वायर्ड एरिया है। तो पहला तो ये है। अब y1 क्या है, y1 ये है, हमने y1 इसको माना था इधर वाला ग्राफ, यानी कि जब x पॉजिटिव था, तो यानी कि ये, तो यहां से y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू क्या आएगी 2√ax, और ये पॉजिटिव वाला है, इसके 2 ऑप्शन आते हैं, प्लस माइनस आएंगे, लेकिन हम ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये प्लस वाला है। तो ये आपका 2√a बाहर आ जाएगा, 0 से a 4a, और अंदर √x dx बच जाएगा, माइनस में 0 से 4a, y2 कर्व कौन सा है, ये y2 है जिसमें आपका y ऊपर की तरफ था, तो ये रहा। यहां से y की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 4a, x स्क्वायर बाई 4a dx। अब इसको आप सिंपल इंटीग्रेशन से सोल्व कर सकते हो।
तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको किसी भी रीजन का, ये रीजन है 2D के अंदर, अगर 2D के अंदर जो रीजन है उसका एरिया निकालना था तो हमने डबल इंटीग्रेशन का यूज किया था, ये करवाया हुआ है मैंने, dx dy, और ये इनक्लोज रीजन ही होगा ना, क्योंकि रीजन इनक्लोज होगा उसी का एरिया निकालोगे। तो यहाँ पे जो अंडर आर जो है आपको रीजन दिया हुआ है dx dy है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से dx और dy की लिमिट निकालनी होती है हमें, dx और dy की लिमिट। अगर इस रीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी चॉइस दो है, क्या कि आप ऐसे करो, यहां से y जो है ना वो यहां से जाके ऊपर की तरफ देखोगे तो नीचे से स्टार्ट इस कर्व से हो रहा है, ऊपर जो y है वो इसकी हेल्प से आ रहा है, और जो x है वो 0 से लेके 4a तक गया इस रीजन में। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं 0 से, अब देखो इसको dy बना लो, इसको dx, क्यों, क्योंकि मैं x की जो लिमिट्स है उसको कांस्टेंट रखता हूं, वो बाहर की तरफ आएगी तो dx को भी बाहर लेना पड़ेगा, लेकिन जो y की लिमिट मैं क्या ले रहा हूं, नीचे से वो स्टार्ट हुआ है, जो 0 से स्टार्ट हुआ वो इस कर्व के ऊपर, नीचे लोअर लिमिट है वो इस कर्व के ऊपर लेके रह रहा है। तो ये कर्व कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a से लेके इस कर्व तक जा रहा है y1, तो यहां से क्या है 2√ax, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेन सारा जो काम है वो आपका क्या है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स निकालना है, तो आप डबल इंटीग्रेशन का यूज भी कर सकते हो। ठीक है जी, सिंगल इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हो डबल इंटीग्रेशन का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वाड्रेचर का मीनिंग जो है वो आपका एरिया अंडर द कर्व या एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में कर्व्स दिए जाते हैं। ठीक है जी, और कर्व्स जो है यहाँ पे ज्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएंगे। एक आधी बार क्या होता है, कई बार y उसमें लिमिट आसान दे देगा, अगर y और x के अंदर कोई टिपिकल दिया जाएगा तो वहां लिमिट दे देता है कई बार, जब आपको उसका ग्राफ के बारे में आइडिया ना हो तो वहां पे भी काम चल जाता है आपका। इसके बाद है आपका एक क्वेश्चन और करते हैं, स्टैंडर्ड है, ये भी आया हुआ है। एरिया ऑफ द एस्ट्रॉयड, x 2/3 y 2/3 इज इक्वल टू a 2/3, इसका हमें एरिया चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन में इसका आपको मैंने ग्राफ भी करवाया था, सिंपल सा था, एस्ट्रॉयड का ग्राफ आपने याद रखना है, इस तरह से होता है, चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखना, एक जैसा होता है। यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है लेकिन ये चारों तरफ सेम होता है, जितना इधर उधर सारा सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ था और इसकी हमने पैरामीट्रिक फॉर्म भी रखी थी याद, a cos क्यूब t और y क्या होता है a sin क्यूब t, तो आपने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म भी याद करनी है। तो देखो अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करें तो वहां से इंटीग्रेशन में आपको y की वैल्यू देखो कैसे निकल के आएगी, या x निकालना हो तो x की वैल्यू देख लो कि ठीक है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि 0 से पाई बाई सॉरी ये जो पॉइंट आएगा a आ जाएगा, ये पॉइंट 0 से a, ये पॉइंट कैसे निकालोगे, इसके ऊपर y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी।
यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल सकते हो कि x 0 से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो उसमें इंटीग्रेशन में काफी टिपिकल सा काम हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाएंगे। ये मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में बताया था कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमने कार्टेशियन फॉर्म यूज करनी है, कौन से क्वेश्चन के अंदर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करनी है, वो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेशन करके देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो इंटीग्रेशन काफी हार्ड है, तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके जाएंगे। तो अब सेकंड टाइप आ गई कि जब आपको क्वाड्रेचर निकालनी हो, एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, और जो कर्व है आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए, तो सबसे पहले हमने वहां पे क्या लिखा था, वाई डी एक्स किया था। ठीक है, वाई डी एक्स किया था। अब यहां आप और इसमें क्या कर सकते हो, एक्स डी वाई भी कर सकते हो, क्योंकि अगर x की लिमिट पता है तो ठीक है, ये कर लेना, y की लिमिट पता है तो ये कर लेना। अब हमें तो क्या है, t की लिमिट पता है कि t यहां 0 से π/2 जा रहा है, फिर 0 π/2 से पाई तक, फिर पाई से आगे ऐसे चलता जा रहा है, पता चल रहा है हमें। और ये सारा सिमेट्रिक काम है, तो हमारा टारगेट तो क्या है, सिर्फ इतने एरिया को निकालना है, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। और इसमें t की लिमिट भी हमें पता है 0 से π/2 तक, यानी काम तो हमारा सारा हुआ पड़ा है, बस फॉर्मूला पता चल जाए हमें। तो यहां पे हम यूज क्या करेंगे कि अगर आपको कभी भी कार्टेशियन फॉर्म वाला याद है तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके जाना है। जैसे यहां इसको लेके जाना था, तो यहां क्या कर देंगे, वाई टी जो dx लगा रखा है उसको dx अपॉन dt, यहां dt, और ये t1 से t2। अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो x dy है, तो ये भी x t, क्योंकि x फंक्शन ऑफ t था, dy अपॉन dt, और यहां t dt आ जाएगा, और ये t1 से t2। इस तरह से आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे याद रखना है, इसी से आप याद रख सकते हो। जब पैरामीट्रिक फॉर्म है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, उसमें नो डाउट कोई ज्यादा इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। ये कार्टेशियन में हमने याद किया हुआ था, वहां पे जो y है उसको हमने फंक्शन ऑफ वाई टी बना दिया, यहाँ dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते हो। सिमिलरली यहां भी मैंने इसको x फंक्शन ऑफ t बना दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किस फॉर्म में, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आपको कर्व दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया याद भी रखना है। तो t की तो लिमिट मेरे को पता है 0 से π/2 जा रही है। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू 0 से लेके यहां तक जा रही है, तो हम ये यूज कर लेते हैं कि अगर मान लो xt का मतलब xt की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, a cos क्यूब t dy अपॉन dt करो, तो dy अपॉन dt करोगे तो 3 पहले तो आगे आएगा 3a साइन का स्क्वायर रह जाएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे वो क्या आ जाएगा, cos t dt। ठीक है जी, ये आपका सिर्फ 0 से π/2 तो क्या है, इसका पता चल रहा है हमें, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के लिए। अब यहां से आपका 3 बाहर कॉमन आएगा, a स्क्वायर मींस 3a स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर 0 से π/2 इंटीग्रेशन आएगा, तो यहां से ये बन गया आपका cos क्यूब, और ये एक पावर तो 4 होगी cos की पावर, साइन की पावर आपकी 2 ही रहने वाली है dt। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था कि काम इंटीग्रेशन का भी चल रहा है, तो इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, तो जितना बैकग्राउंड में हमने काम किया था इंटीग्रेशन में, सिंगल इंटीग्रेशन में, तो वहां पे अगर ये याद हो तो आपको बीटा फंक्शन याद आ जाना चाहिए, जब लिमिट 0 से π/2 हो और कोस और साइन की पावर्स आ रही हो। तो वहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बीटा एम एन जो था वो आपका 2 टाइम 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको करवाया था कि बीटा एन एम और बीटा एम एन बराबर ही होते हैं। सिमेट्रिक का केस था, यहाँ पे एम और एन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैं ये यूज करने वाला हूँ। तो ये क्या आएगा 3a स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन इतना निकालना हो तो बीटा एम एन के डिवाइड में 2 करना पड़ता है, तो यहां से 2 आ गया बीटा। अब देखो m की वैल्यू क्या आएगी, आप m-1 को 4 पुट कर दोगे तो m की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अगर मैं n-1 को
2 पुट कर दूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने जब फॉर्मूला करवाया है तो वहां साइन की पावर 2m-1 है, तो यहाँ मैंने कोस को पहले ले लिया, यहाँ मैंने साइन को पहले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे इनको कर सकते हो, m और n को इंटरचेंज कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, तो अब इसको सोल्व करना है। तो 3a² 2 बीटा का जो रिलेशन था गामा के साथ, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, गामा ऑफ m प्लस n, तो ये क्या आ जाएगा गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 3/2, इन दोनों को जोड़ दो, 5/2 और 3/2 को जोड़ोगे 4 गामा, तो ये सारा आपका काम होने वाला है। ठीक है जी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां से सारा काम आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका फाइनल क्या आया, 4 3 12, 2 कट गया, 6a² इंटू गामा 5/2 को मैं 3/2 गामा 3/2 लिख सकता हूं। 5/2 जो गामा है उसको हम 3/2 गामा 3/2 लिख सकते हैं, और 3/2 गामा है उसकी वैल्यू होती है हाफ गामा हाफ, जो क्या आ जाएगा 3/4। ये क्या आ जाएगा गामा 5/2 क्या आ जाएगा 3/4 रूट पाई। तो मैं सीधा गामा 5/2 की वैल्यू लिख देता हूं 3/4 रूट पाई। अब रूट 3/2 है उसकी वैल्यू आएगी 1/2 रूट पाई, क्योंकि इतने इतने को देखो तो हाफ गामा हाफ आया, तो हाफ रूट पाई। और नीचे कुछ है क्या, नीचे है आपका गामा 4, गामा 4 मीन्स 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अब देखो यहां से कुछ कट रहा है क्या, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से, तो ऊपर आप देख सकते हो क्या बन गया 3 रूट पाई पाई बन गया, a² बन गया, और नीचे बन गया 8। तो ये आपका 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड होता है। तो इसको आप याद भी रख सकते हो, अगर आपके अंदर याद रखने की स्किल है तो आप याद भी रख सकते हो। इससे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में पूछ लिया जाता तो भी आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पूछ लिया तो इसका आधा कर दो, अगर यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट में पूछा तीसरा हिस्सा कर देना, एक क्वाड्रेंट में पूछा तो चौथा हिस्सा कर देना, तो यहां से आप काम कर सकते हो अगर आपको याद है तो। अदरवाइज हमें पूरा एक्चुअल काम करना पड़ेगा, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दूसरी टाइप हमने देख ली कि जब आपको जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें कार्टेशियन फॉर्म था वहां से ही हमने इसको यूज करके आराम से इस फॉर्मूले को बना लिया। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, तो बीच में बीटा फंक्शन गामा फंक्शन यूज होगा, तो ये आपका रिवाइज हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से। तो बीटा फंक्शन की जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की थी वो आपने रिवाइज करनी है। ठीक है जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जो हमें पता है लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी से, कि आपको x² + y² = a² है। ये क्या है, सर्कल है, ये क्या दिया हुआ है सर्कल है ऑफ रेडियस a का, और इसका एरिया भी हमें पता है πr² होता है, तो रेडियस a दे रखी तो πa² हमें पहले ही पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल है, तो सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म आपने याद रखनी है कि जो भी रेडियस है a x cos थीटा, y में क्या लेते हो साइन थीटा, तो ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आपने याद रखनी है जिसमें थीटा को हम पैरामीटर ले रहे हैं। और सर्कल a रेडियस का अगर आपको बनाना हो तो यहां से पहले क्वाड्रेंट में बात कर लो, पहले क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो आपका क्या है 0 से π/2 है। अब यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ x ले रहे हो तो dy/d थीटा कर देना, क्योंकि वहां t पैरामीटर था यहाँ थीटा है, तो मैं x ले रहा हूं a cos थीटा और dy/d थीटा कर रहा हूं, तो a cos थीटा d थीटा। फॉर्मूला क्या है
एक्स टी डी वाई अपॉन डी टी। अगर आप एक्स लिख रहे हो तो वाई का डेरिवेटिव करोगे, अगर आप वाई लिख रहे हो तो फिर एक्स का डेरिवेटिव करोगे, और यहां थीटा और T1 से T2 जाओगे। यहां मैंने जो पैरामीटर ले रखा था वो थीटा लिया है, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये फिर से वही हो गया। अब देखो ये जो मैंने 0 से π/2 किया है ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट का था एरिया, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4a स्क्वायर है, अब मेरे को पता है इसको मैं रिलेट करना चाहता हूं बीटा फंक्शन के साथ, तो ये यहां से मैं 2a स्क्वायर को अलग कर देता हूं और 2 के साथ ये इंटीग्रेशन लिख देता हूं। तो 2a स्क्वायर इतने के साथ बीटा में 2m-1 जो है वो आपका 2 है, 2m-1 2 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। साइन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो 2n-1 0 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। तो 2a स्क्वायर गामा 3/2 गामा हाफ डिवाइड बाय दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा गामा 2 1 ही हो जाता है। तो 2a स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ डिवाइड बाय 1, तो ये आया 2 से 2 कैंसिल, तो ये a स्क्वायर गामा हाफ रूट पाई होता है, तो रूट पाई क्या हो जाएगा पाई, तो आंसर क्या आ गया पाई a स्क्वायर। तो हमें पता था फिर भी हमने इसको एक बार पैरामीट्रिक फॉर्म में करके देख लिया। इस तरह से आप इलिप्स में भी कर सकते हो, यहां मैं करवा देता हूं। ये तो था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हो तो उसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म है हम कोस थीटा साइन थीटा में लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स का जो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी पैरामीट्रिक फॉर्म आपने याद रखनी है, एक्स इज इक्वल टू या ए कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये ध्यान रखना है बस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो और कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें भी इसमें क्या दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें और इसमें ध्यान से देखोगे फर्क इतना ही है कि जो इलिप्स है इलिप्स का ही पर्टिकुलर केस सर्कल होता है। जब आप ये ए और बी है दोनों को सेम कर देते हो तो वो आपका सर्कल बन जाता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ए कोस थीटा बी को साइन थीटा है, तो अगर ए और बी वहां सेम कर दोगे तो यहाँ पे एक्स ए कोस थीटा वाई ए साइन थीटा आ जाता है। तो ये भी आपने इलिप्स के लिए फॉर्म आपने याद रखनी है, काफी हेल्प करेगा आपका कई क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां से अगर आपको यहाँ वाई निकालना पड़े तो काफी टिपिकल फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म में हैंडल करना, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इजीली हैंडल कर सकते हो। इसलिए आपको सर्कल की पैरामीट्रिक की और हमने एस्ट्रॉयड की भी बताई थी, तो एस्ट्रॉयड की भी याद करना। तो एस्ट्रॉयड क्या होता है एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या थी ए कोस क्यूब टी वाई ए साइन क्यूब टी, ये ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इसमें अगर आपको फॉर्म्स याद रहेंगी तो वो उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है कि कोई क्वेश्चन जो है कार्टेशियन में सोल्व करने काफी हार्ड रहते हैं, पैरामीट्रिक में इजी रहते हैं। ठीक है जी। तो ये दो टाइप्स हमने कर ली, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो कर्व या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो। अब बारी आती है पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म में भी सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा की लिमिट्स हमें निकालनी होती है। तो पोलर फॉर्म में वही काम कि जब आर और थीटा आ जाए तो उसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, लेकिन यहां हम स्पेशली काम करेंगे जब आपको आर जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो जब आपको आर फंक्शन ऑफ थीटा दिया जाए तो जो लिमिट रहेंगी वो आपकी θ1 से θ2 आपको दी जाएंगी, या फिर आप डायग्राम से ऑब्जर्व करोगे। और डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल फॉर्म्स करवाई थी किस किस की, एक तो मैंने करवाया था आपको साइक्लोइड, एक करवाया था कार्डोइड,
ये दो इंपॉर्टेंट केस थे, ठीक है। और हाँ, ये दो केस मैंने करवाए थे। तो यहाँ से थीटा वन टू थीटा, या तो आपको दिया जाएगा दोनों दोनों की कहाँ से कहाँ हमने एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर आपको यहाँ से इन दोनों से यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो जो साइक्लोइड था आपका वो तो पैरामीट्रिक फॉर्म में चला जाएगा आपका, यहाँ पे साइक्लोइड जब निकालोगे वो पैरामीट्रिक फॉर्म में जाने वाला है। कार्डोइड है वो आपका यहाँ पोलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जब इस तरह से दिया जाए तो फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो थीटा वन से थीटा टू इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया जाएगा, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो यहाँ आप कर देते हो आर स्क्वेयर डी थीटा, और ये हाफ से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है जी। इसका प्रूफ भी अगर आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आपको याद रखने की जरूरत, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जब अगर आपको फंक्शन आर फंक्शन ऑफ थीटा दिया जाए तो वहां से हम क्या कर देंगे, आर स्क्वेयर करके डी थीटा के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, और हाफ से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ कार्डोइड R इज इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया की बात कर दी तो हमें पता है कि आपको R जो है फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है, हाफ कर देंगे इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर डी थीटा कर देंगे, तो मीन्स आपने हाफ इंटीग्रेशन करना है आर स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर डी थीटा, यानी सारा काम आपका हो जाएगा। बट अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता, पहले ही आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप थीटा की लिमिट नहीं बता पाओगे जो हमें यूज करनी है, ठीक है जी। कई बार आपको थीटा की लिमिट इसमें दी जा सकती है कि 0 से पाई है, 0 से पाई बाई 2 है, वो आपको दी भी जा सकती है। अगर टोटल एरिया की बात की जाएगी, ठीक है, या अपर हाफ की बात की जाएगी, लोअर हाफ की बात की जाएगी, तो वहां पे आपको इसकी लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने डायग्राम आपको बनाने सिखा दिए थे, इसमें 4 केस थे। अब ये जो आएगा कोस 0 पे, ये 2a वाला केस था, मतलब इस तरह वाला, तो ये सिमेट्रिक रहती है। ये जो है ऊपर वाला, ये आपका 0 से पाई तक का काम करता है। ऊपर वाला जो है वो 0 टू पाई है, नीचे वाला जो है पाई से 2 पाई है, ठीक है जी, या माइनस पाई टू पाई है नीचे वाला, ठीक है। तो यहां से अब अगर आप बात करोगे टोटल एरिया की बात करनी है, तो इस एरिया के पता चल जाए अपने को ऊपर ऊपर वाले का, तो 2 टाइम कर देंगे। तो आप क्या करो, ऊपर वाले में देखो लिमिट क्या गई है, 0 से पाई गई है, ठीक है। और इसका हमने टोटल एरिया निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अगर आप 0 से पाई में इतना ही रह जाएगा, टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 0 से पाई ए स्क्वेयर बाहर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर करोगे, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। क्योंकि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो बीच बीच में आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ एंगल क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा की बात करते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा आता, तो कोस 2 थीटा के साथ जो एंगल है उसका आधा किया है, तो यहाँ कोस थीटा के साथ एंगल है तो आधा कर दिया, तो यहां से ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, उसकी पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा डी थीटा, यहां से देख सकते हो ये बाहर निकलेगा 4a स्क्वायर 0 से पाई और कोस की पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब आप सोचोगे कि यहां पे ना अगर ये पाई बाई 2 होता और कोस की पावर में एंगल जो है वो टी होता, सिंपल एंगल लीनियर एंगल, तो अपन बीटा फंक्शन का काम कर लेते। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले कि अगर हम थीटा बाई 2 है उसको टी मान लें, तो डी थीटा क्या आ जाएगा, डी टी 2 डी टी आ जाएगा, यहां से इधर ले जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2t,
तो देखो, अगर आपका जो थीटा है वो 0 है तो टी भी 0 है। थीटा आपका पाई है तो टी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी कि अपना काम तो चल गया। जब हमने थीटा बाई 2 को टी पुट कर दिया तो कोस की पावर टी, यहां 2 डी टी, बट पावर क्या होगी, लिमिट क्या होगी, 0 से पाई बाई 2। यहां से देख सकते हो, क्योंकि मैंने टी को क्या लिखा हुआ, थीटा बाई 2। थीटा जब 0 है तो टी भी 0 हो जाएगा, थीटा जब पाई है तो टी पाई बाई 2 हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो यहां से इजी काम हो गया, 2 को अंदर ले आओ, बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 4a² रखो, 4a², 2 के साथ 0 से पाई बाई 2 कोस 4t dt। लो जी, अब यहां आप बीटा फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका काम इजी रहेगा। तो इसको सोल्व कर लो। तो ये 4a² के साथ मैं क्या लिख दूंगा, बीटा के साथ लिखूंगा तो 2m-1 की जगह 4 है, तो m की जगह क्या आ जाएगा, 5/2। साइन की प्रेजेंस नहीं है तो वो 1/2 ही आएगा, क्योंकि 2n-1 को 0 रखोगे, n की वैल्यू हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो 4a² गामा 5/2 गामा हाफ, नीचे गामा 3, तो गामा 3 की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसल, तो ये आपका क्या हो गया, 2a²। अब गामा 5/2 जो है वो क्या होता है, 3/2 इंटू हाफ गामा हाफ, मीन्स 2a² 3/4 गामा हाफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं, और गामा हाफ की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं। देखो, गामा 5/2 को लिखा 3/4 गामा हाफ, 3/4 गामा हाफ की वैल्यू, गामा हाफ यहां पड़ा है, तो ये आपका 2 से 2 कैंसल, तो ये ऊपर बचा 3πa²/2। ये आपका टोटल रिक्वायर्ड एरिया होता है किसी भी कार्डोइड का, ड्यू टू सिमेट्री। तो ये भी आप याद रख सकते हो, यहां पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं, डायरेक्टली आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपके इनसे हटके आए हुए थे, वो आपका जो है लेक्चरर वाले में तो नहीं था, पॉलिटेक्निकल वाले में, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, लेमिस्क्वेट का है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ लेमनिस्केट r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। तो जब भी आपको ये लेमनिस्केट दिया जाता है तो ये दो फॉर्म में दिया जाएगा, r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा, या फिर r² इज इक्वल टू a² sin 2 थीटा। तो ये आप दोनों याद रख लो कि दोनों का जो डायग्राम है वो बनता कैसे होता है, वो आपको बता देता हूं। तो आपने इसको याद ही रख लेना है, क्योंकि कई बार आ भी गया कि कार्डोइड का क्वेश्चन ना पूछ के ये डाल दिया, तो यहां से भी क्या है, पोलर फॉर्म तो यूज हो रहा है। तो जब आपको r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा दिया जाए तो इसका जो डायग्राम आएगा इसको हॉरिजॉन्टल लेमनिस्केट का बोला जाता है, ऐसे। ठीक है, और अगर r² इज इक्वल टू a sin 2 थीटा दिया जाए तो यहां से ये वर्टिकल बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहां स्टार्ट -π/4 से लेके π/4 तक बनता होता है, एक की बात करोगे तो ये ध्यान रखना। और इधर ये जो है वर्टिकल वाले में ध्यान रखना है, 0 से π/2 तक काम करता है। ये बना 0 से π/2, ये -π/2, इतना पार्ट की बात करोगे, यहां से 0 से स्टार्ट होगा, ये π/2 तक जाएगा, फिर ऐसे चलता रहता है ये।
और ये स्टार्ट होता है -π/4 से ऐसे। ठीक है, तो आपने इनके ऊपर डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना है कि cos 2 थीटा वाला आए तो हॉरिजॉन्टल बनता है, sin 2 थीटा वाला आए तो ये वर्टिकल बन जाता है। और एंगल का आपको याद रखना हो तो आप यहां से निकाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है आपको, मैंने यहां बता ही दिया कि अगर आप मान लो एक लूप का आपको एरिया चाहिए तो एक कंप्लीट लूप ये है, तो ये पूरा लूप जो है वो -π/4 से यहां तक गया है। इसका जो लूप है -π/4 से यहां तक, लेकिन मैं सिमेट्री की वजह से इसको 0 से π/2 तक, π/4 तक भी कर सकता हूं। ये यहां से 0 से π/4 तक जाओगे तो यहां वापस 0 हो गया ना। ठीक है, तो अब यहां 0 से π/2 है थीटा की लिमिट एक लूप के लिए, यहां -π/4 से π/4 है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो कोई तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो लिमिट्स हैं वो आपने इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि एक का एरिया निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 0 से π/4 कर देना। यहाँ एक पूरा कंप्लीट -π/4 से 4 कर दो चाहे। आप जब क्या करोगे आर स्क्वायर की बात करोगे तो -π/4 से 4, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। थीटा में 0 से -π/4 से 4 लेके आऊंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या करना होता है, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा करना होता है। तो हाफ -π/4 से π/4 आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये था क्योंकि मैं cos 2 थीटा वाला क्वेश्चन करवा रहा था आपको। तो आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर cos 2 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2। अब आप देखो जो cos 2 थीटा है या cos फंक्शन है वो इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन के अंदर मैंने डेफिनेट की प्रॉपर्टी करवाई थी कि -a से अगर a चला जाता है तो इसको हम 2 टाइम करके 0 से a कर देते हैं, यानी 0 से π/4 cos 2 थीटा डी थीटा, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर 0 से π/4 cos 2 थीटा डी थीटा। अब इसको आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये इजी हो जाएगा। आगे आगे तो मैं इंटीग्रेशन करना आता है, बस लिमिट थी, सॉरी 0 से π/4 है, ये 0 से π/4 लिमिट है, इसमें ये 0 से π/4 लिमिट हो जाएगी। तो लेबनिज स्केट्स का भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इसमें फर्स्ट लूप पूछ लिया था तो 0 से π/2, ये ध्यान रख लेना आपने, याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा आपसे 1 लूप की डिमांड की जाएगी, तो 1 लूप का जितना है उतना डबल कर दोगे तो वो दोनों लूप्स का आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ आप एक लूप के लिए -π/4 से 4 जाओगे, यहाँ एक लूप के लिए 0 से π/2 लिमिट लोगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था किसी और एग्जाम में, ये आपका पॉलिटेक्निकल लेक्चर में नहीं आया हुआ, लेकिन ये पोलर फॉर्म से मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो ये मैंने करवा दिया। तो आप लिमिट याद रखना, इसके डायग्राम भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, तो ये था आपका पोलर फॉर्म में हम किस तरह से काम करते होते हैं। इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया नहीं हुआ, एरिया से रिलेटेड है। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन लीफ
ऑफ r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये था। ठीक है, तो ये भी नया डायग्राम आ गया कि r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा। तो यहां से क्या होने वाला है काम। ठीक है, तो यहां पे भी सिंपल सा बताऊंगा आपको कि ये जो कर्व है ये आपको गुलाब की पत्तियों जैसा होता है कि उसमें कितनी पत्तियां बनेगी। एक्चुअल में ये इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको डायग्राम दिया जाए a साइन n थीटा का, तो यहां पे n पे डिपेंड कर जाती है। इसके अंदर से आपको ये इस तरह से इसमें लीव्स बनती होती हैं कि कितनी लीव्स बनेगी, कैसे बनेगा काम। तो ये आपको n बताएगा कि n आपका इवन है या ओड है। तो यहां पे अगर आपका n जो है वो ओड होगा या n है जो इवन होगा, इधर अगर n ओड है तो जो नंबर ऑफ लीव्स होंगी यहां वो आपकी n के बराबर ही होंगी। यहां पे टोटल नंबर ऑफ लीव्स की बात की जाए तो वो 2n हो जाएंगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ऐसा जो ग्राफ है इसको रोज डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, n ओड है तो नंबर ऑफ लीव्स उतनी होएगी, n इवन है तो नंबर ऑफ लीव्स क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी। ठीक है जी। अब मेन मुद्दा इसमें ये है कि चलो ठीक है लीव्स का तो हमें पता चल गया, हमें तो लिमिट से मतलब है ना, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत, हमें तो बस एक जो लीव बनेगी उसका लिमिट पता चलना चाहिए। तो लिमिट में आपने कुछ ध्यान रखना है कि r को 0 पुट करते हो लिमिट निकालने के लिए। फॉर लिमिट्स क्या करते हो, आर को जीरो पुट करोगे तो आपका साइन 3 थीटा 0 आ जाएगा। यहां से 3 थीटा क्या आ जाएगा, समथिंग मल्टीपल ऑफ इंटीजर पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, के पाई बाई 3। तो यहां से आपने ध्यान रखना है, इधर से आपको पता चलेगा जो थीटा है पहली लीफ जो पता चलेगा 0 से पाई बाई 3 तक बनेगी। इस तरह से आप यहां लिमिट निकाल लेते हो। वो डिपेंड करेगा आपका, ओह एन थीटा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे दिमाग में 3 थीटा आ गया, यहां से पाई बाई एन ये है। तो अगर एक लीफ का आपको पहली जो लीफ आएगी उसका लिमिट पता बताना हो तो आप थीटा 0 से पाई बाई एन करके चलोगे। ठीक है जी। अगर मैं कोस थीटा वहां ले लेता, यहां अगर आपका r इज इक्वल टू ए कोस ऑफ एन थीटा आ जाता, जैसे इस क्वेश्चन में एक लीफ की बात हो रही है तो थीटा आपका 0 से पाई बाई 3 जाएगा, कि यहां से देख सकते हो एन की जगह क्या था, 3 था, तो पाई बाई एन पाई बाई 3 आ गया। यहीं पे कोस एन हो जाता तो आप कोस एन थीटा को 0 पुट करते, यहां से एन थीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाती और थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 2k प्लस पाई बाई 2n। अब वहां पाई बाई 2n, तो यहां थीटा 0 से स्टार्ट हो कहां तक जाएगा, पाई बाई 2n तक जाएगा। अगर n लीफ 1 है तो पाई बाई 2 है तो आपका 4 पाई बाई 4 तक चला जाएगा। इस तरह से आपने ये रूल ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह से रोज डायग्राम दिया जाए उसमें एक लीफ के बारे में बात की जाए तो आपको वहां से मेनली क्या है, हमें एरिया निकालना है चाहे लेंथ निकालनी है, दोनों केसेस के अंदर हमें लिमिट से यहाँ पे निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट निकालने का हमने तरीका सीख लिया, कितनी लीव्स होती है वो भी हमने सीख लिया, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ अगर मैं फॉर्मूले में यूज करता तो हम क्या करते, 1/2 0 से पाई बाई 3 आर स्क्वेयर मीन्स आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 3 थीटा डी थीटा, ये आपका इसको सोल्व करके आप लिमिट्स निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हम यहाँ पे
हैंडल करने वाले हैं क्वेश्चंस को। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देना, क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। तो यहाँ मैं साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से। तो पहले आप 3 थीटा को चेंज कर लेना थीटा में, यानी कि आप 3 थीटा को टी पुट कर देना। तो 3 थीटा को टी पुट करोगे तो डी थीटा की वैल्यू डी टी बाई 3 आएगी। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, जो भी है लिमिट चेंज हो जाएगी, ये फॉर्मूला लगा लेना। तो इस तरह से आप, इंपॉर्टेंट जो काम था ये 2 डायग्राम थे, आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा या आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा के बारे में बोला जाए तो वहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, तो ये 2 नए डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखना है पोलर फॉर्म के लिए। लिमिट निकालना आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जितने भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले करवाए हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम करवाए हैं, वो आपने याद रखने हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ स्पाइरल r इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कोट अल्फा फ्रॉम थीटा 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था आपको 0 से पाई है, कि आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपको लिमिट निकालनी पड़े, कई बार लिमिट आपको दी भी जाएंगी। कि आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्पाइरल, यहां से जो स्पाइरल बनेगा उसमें आपने लिमिट 0 से पाई वाले रीजन जो बनेगा उसका एरिया बताना है। सिंपल फॉर्मूला है, आर फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है तो आर स्क्वायर कर दो, डी थीटा कर दो, और इंटीग्रेशन में हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट 0 से पाई लेनी पड़ेगी। तो हाफ 0 से पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, ई की पावर करोगे 2 थीटा कोट अल्फा डी थीटा। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर बाई 2, अंदर जो है इंटीग्रेशन करोगे तो ई टू दी पावर 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, ई की पावर का इंटीग्रेशन 2 थीटा कोट अल्फा एज इट इज होता है, डिवाइड में थीटा के साथ जो लगा उसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 कोट अल्फा, यहाँ पे जो कोट अल्फा वो कांस्टेंट है। ठीक है, और लिमिट ले रहे हो 0 से पाई, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर बाई 4 कोट ऑफ अल्फा एंड ई की पावर में जब आप पाई डालोगे तो 2 पाई कोट अल्फा माइनस 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं थीटा की वैल्यूज देके। ठीक है जी, तो ये हमारे पोलर फॉर्म में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपको स्टैंडर्ड डायग्राम देके वहां से उसका फुल एरिया पूछा जाएगा या एक पार्ट का एरिया पूछा जा सकता है, या कई बार आपको आर की वैल्यू देके थीटा की लिमिट भी आपको दी जा सकती है, वहां से भी आपको एरिया निकलवाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वाड्रेचर का काम। अब रह गया एक टाइप, रह गया अपना सरफेस एरिया, जब हम रिवोल्यूशन से जनरेट करते हैं, सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ ए कर्व। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी उसमें हम वो एक लास्ट जो पार्ट है हमारा वो करेंगे, और साथ में इससे रिलेटेड जो और नए नए क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।